हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे चैप्टर नंबर 7 के। चैप्टर नंबर 7 के 10 न्यूमेरिकल्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज और 5-6 न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स जो है वो अपन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का एक फिगर बना रखा है, एलसीआर सर्किट है, तो इसको समझना। ये एल हो गया, ये सी हो गया और ये आर हो गया। इस एलसीआर सर्किट को एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो फिगर 7.84 शोज ए एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एक वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स। ये 230 वोल्ट सोर्स है और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वेरिएबल है, ठीक है। एल की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी, एल इज़ 5 हेनरी। सी की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफेरड और आर की वैल्यू दे रखी है 40 ओम। डिटरमाइन द सोर्स फ्रिक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो सोर्स की फ्रिक्वेंसी क्या हो कि सर्किट रेजोनेंस में आ जाए, तो उसके लिए अपने पास में सीधा फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC। वैल्यू पुट कर दो 1/√, एल की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 80 माइक्रोफेरड यानी कि 80 × 10⁻⁶ फेरड हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 × 5 कितना होगा 40, एक 0 और ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया टोटल मिला के 400 के 2 0 ख़त्म, तो रूट में कितना बचेगा 4 का रूट 2, तो 1/2 और 2 0 यहाँ से ख़त्म, 10⁻⁴, -4 ऊपर आके बाहर निकलेगा तो माइनस का 2 ऊपर आएगा तो प्लस का 2, तो कितना बच गया 50 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड से पूछा गया है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के अंदर अपन ये जानते हैं जब रेजोनेंस की कंडीशन होता है, जो इम्पीडेंस किसके इक्वल होता है, जेड मिनिमम होता है, वो किसके इक्वल होता है आर, और आर कितना है 40 ओम, यानी कि इम्पीडेंस भी कितना होगा 40 ओम, ठीक है। और क्या पूछा गया है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, I0 इक्वल्स टू √2 VRMS/R। भी जेड की वैल्यू आर के इक्वल है, VRMS कितना है 230, तो √2 × 230/R कितना है 40। ये क्या आ जाएगा करंट का एम्पलीट्यूड है। आगे इसको सोल्व करना है वो कर लेना। नेक्स्ट इसमें पूछा गया नंबर सी पार्ट, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल। सी पार्ट इसका पूछा गया है, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो VL हुआ है, इस पे हुआ है VC, इस पे हुआ है VR, तो अपन को VL VC और VR की वैल्यू निकालनी है। तो देखो I0 मैंने निकाल लिया, तो मैं IRMS निकाल सकता हूँ। IRMS क्या हो जाएगा I0/√2, यानी कि सीधा क्या हो जाएगा 230/40, यानी कि 23/4 एम्पियर। यही होगा भाई, I0/√2 करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 230/40 यानी कि 23/4 एम्पियर। ये IRMS आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, जैसे मुझे VL निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा IRMS XL, ठीक है। तो IRMS ω/L, ऐसा ही तो होगा। तो IRMS रेजोनेंस की कंडीशन में निकाल रहे हैं तो IRMS ω/L ये अपने पास में आ जाएगा। तो IRMS तो 23/4, ω/R कितना आया है 50 और L कितना है 5, तो ये तो आ जाएगा VL। ऐसे अपन निकालेंगे VC क्या आएगा IRMS XC, यानी कि IRMS/ωc। IRMS कितना है 23/4, ओमेगा कितना है, ओमेगा अपने पास में है 50 और C की वैल्यू कितनी है 80 × 10⁻⁶, ठीक है। ये अपने पास में आ जाएगा VC। और ऐसे ही मुझे निकालना है VR, तो VR अपन बोलेंगे IRMS × R, तो 23/4 और R की वैल्यू कितनी है 40, 10 टाइम कैंसिल 230 वोल्ट, ठीक है। तो जितना यहाँ पोटेंशियल था वो सारा के सारा किस पे जा रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो ये अपन को निकालना था, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। तो तीनों एलिमेंट्स से अपन ने RMS पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया।
शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। देखो VL और VC की वैल्यू का सेम आएगी क्या, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके देख लेते हैं क्या सेम आएगी क्या। ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 23, 250 इंटू 23/4, ठीक है। ये 10⁻⁶ ऊपर आएगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करना और कुछ नहीं करना। तो मैं देख लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन सही हुई है ना, कैलकुलेशन सही हुई है। और VL और VC की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1437.5, ये आ रही है 1437.5 वोल्ट, और ये भी आ रही है 1437.5 वोल्ट, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सेम आने का मतलब जो नेट इसके अंदर होगा वो क्या हो जाएगा VL माइनस VC, और वो कितना आना है 0। तो रेजोनेंस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। ये अपना था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं, वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, शायद लग तो ऐसा ही रहा है। LC सर्किट है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपके सामने लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एन LC सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। एक LC सर्किट है, ये तो बना दिया अपन ने L और ये बना दिया अपन ने C, ठीक है। और L की वैल्यू अपन को दे रखी है 20 मिली हेनरी, L इज 20 मिली हेनरी, और C की वैल्यू अपन को दे रखी है 10 मिली कूलम, 50 माइक्रोफेरेड। कूलम में कहाँ से आ जाएगी, मेरा दिमाग अभी और कहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। C की वैल्यू दे रखी है 50 माइक्रोफेरेड, ठीक है। एन LC सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम। इस पे जो इनिशियल चार्ज है Q0 वो दे रखा है 10 मिली कूलम, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। इस सर्किट का रेजिस्टेंस अपन को क्या मानना है 0। लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड बी t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पे सर्किट को क्लोज किया। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट इसमें पूछा गया है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, इज इट कंजर्व ड्यूरिंग द LC ऑसिलेशन। तो इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है, सारी की सारी एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास, और वो कितनी हो जाएगी Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2 इंटू C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁶। -6 से -6 कैंसिल, ये 100 ये 100 सब कुछ कैंसिल हुआ, बचा क्या 1 जूल, यानी कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है इनिशियली 1 जूल। इज इट कंजर्व ड्यूरिंग द LC ऑसिलेशन, बिल्कुल ये कंजर्व रहेगी LC ऑसिलेशन के दौरान। अपन पहले पढ़ चुके हैं LC ऑसिलेशन में एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। सेकेंड, व्हाट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाल लो, यानी कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ओमेगा = 1/√LC, तो 1/√, L की वैल्यू कितनी है 20 मिली हेनरी, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻3, और C की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रोफेरेड, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। अब देखो 1 2 2 यहाँ से कैंसिल होंगे तो -1 बचेगा, -1 यहाँ से कैंसिल होगा तो -5 बचेगा, और यहाँ 10 बचेगा, तो -5 में से 10 हो जाएगा तो -4, -2 बाहर आएगा, और ऊपर आके कितना हो जाएगा +2, यानी कि 100 रेडियन पर सेकेंड। ये अपने पास में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। थर्ड पूछा गया है एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड। नंबर 1 कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल दैट इज स्टोर इन द कैपेसिटर, कंप्लीटली मैग्नेटिक दैट इज स्टोर इन द इंडक्टर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि कौन से टाइम पे सारी की सारी एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में होगी, और सारी की सारी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में रहेगी। वो टाइम अपन को निकालना है। तो अपन को ये पता होता है कि चार्ज जो है वो इनिशियल में मैक्सिमम है, तो इक्वेशन क्या बनती है चार्ज की LC ऑसिलेशन में, Q = Q0 cos ωt। t = 0 पे Q कितना है Q0 के इक्वल है, ऐसा ही है।
तो अब इस सी का फर्स्ट पार्ट ये बोला गया है कि जब कंप्लीटली एनर्जी जो होगी वो किसकी में होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, यानी कि चार्ज कितना होगा उस कंडीशन में, यहाँ पे कितना होगा, मैक्सिमम होगा, कितना, क्यू नॉट। यानी कि चार्ज का जब क्यू नॉट रहेगा उस कंडीशन में सारी की सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में रहेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो कोस ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोस ओमेगा टी 1 कब आता है, ठीक है, और 1 भी कैसा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 कब आता है, जब ओमेगा टी कितना हो, कितना हो, 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 4 पाई, 3 पाई हो, 4 पाई हो, यानी कि मैं बोल दूँ क्या, n पाई। यानी कि अपन बोल सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल्स टू क्या हो गया, n पाई। पाई से पाई कैंसिल, और t जो आएगा यहाँ पे वो t कितना आ जाएगा, एन टी अपॉन 2 होगा क्या ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब t कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 t बाई 2 t 3t बाई 2 2t, इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी किस में होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। फिर इसका सेकंड पार्ट पूछा गया है कि जब सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, तो जब सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी उस टाइम पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चार्ज 0 होने का मतलब अपन क्या बोलेंगे, कोस ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोस ओमेगा टी 0 होने का मतलब क्या हो गया, ओमेगा टी कितना हो गया, 0 कब कब होता है, 90 पर, 90 पे 0 होता है, 270 पर, ठीक है, इस तरह से 0 होता जाता है। तो कब कब हो सकता है, 90 यानी कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ओमेगा टी का हो सकता है अपना 0 हो सकता है। तो जब ओमेगा टी इस कंडीशन में 0 हो सकता है तो अपन बोलेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 बोल दो या 3 पाई बाई 2 बोल दो। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों में, यदि अपन देखेंगे तो टी जो निकल के आएगा स्मॉल टी वो किसके को निकल के आएगा, टी अपॉन, यहाँ से देखेंगे तो कितना आना है, 4 आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा, 3t अपॉन 4, ठीक है। तो t बाई 4 ले लो, ऐसे ही ये आगे तक चलता जाएगा, भी n पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। या मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, देखो इसको और ढंग से और अच्छे से करें तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि कोस ओमेगा टी 0 कब हो सकता है, कोस ओमेगा टी 0 कब हो सकता है, जब ओमेगा टी जो हो वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो। अब देख लो यहाँ से n की वैल्यू 0 होगी तो ओमेगा टी पाई बाई 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 होगी तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो यहाँ से अपन बोलेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, और साथ में क्या आएगा, t बाई 4 हो जाएगा। बिट 2 और 2 नीचे गिर के क्या हो जाएंगे, 4। अब देख लो n की वैल्यू 0 होगी तो t क्या होगा, t बाई 4, n की वैल्यू 1 होगी तो t क्या होगा, 3t बाई 4, n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या होगा, 4 प्लस 1 5t बाई 4, इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये तब है जब सारी की सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में हो, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। कौन से टाइम पर टोटल एनर्जी जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में इक्वल चली जाएगी। तो इक्वल जानने के लिए, अब ये और ही अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल जानने के लिए अपन को क्या करना है, ये इसका ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, अब अपना डी पार्ट आ रहा है क्वेश्चन का। ये एक्चुअल में सी पार्ट के 2 पार्ट थे, इसको अपन फर्स्ट पार्ट बोलेंगे सी पार्ट का, और इसको अपन सेकेंड पार्ट बोलेंगे सी पार्ट का, ठीक है। डी पार्ट देखो क्या है इसके अंदर, डी पार्ट ये बोल रहा है कि कौन से टाइम पर दोनों में एनर्जी इक्वल चली जाएगी। तो देखो इसकी एनर्जी है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c मैक्सिमम, तो इसमें एनर्जी हाफ कब चली जाएगी, जब ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4c। 4c होने के लिए क्यू चार्ज कितना हो जाना चाहिए, क्यू नॉट बाई रूट 2 होना चाहिए क्या, कि जब चार्ज की वैल्यू जो है वो क्यू नॉट बाई रूट 2 हो जाएगी उस टाइम पर क्या होगा, एनर्जी हाफ हो जाएगी, क्योंकि इसको हाफ करने के लिए मुझे चार्ज को क्या करना चाहिए, 1/√2 करना चाहिए भी, तभी तो स्क्वायर होकर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू जब प्लस माइनस क्यू नॉट बाई रूट टू हो जाएगी उस टाइम पर क्या होगा,
उस टाइम पर एनर्जी दोनों में हाफ हाफ हो जाएगी। अब क्यू की वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा प्लस माइनस क्यू नॉट बाई रूट टू इक्वल हो जाएगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, प्लस माइनस 1 बाई रूट टू, तो प्लस माइनस 1 बाई रूट टू इक्वल टू क्या हो गया कोस ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ से टी निकालना है और कुछ नहीं करना, तो ओमेगा टी क्या हो सकता है ओमेगा टी प्लस 1 बाई रूट टू, तो मतलब कितना पाई बाई 4, और अपन क्या बोलेंगे 3 पाई बाई 4, ऐसे चलता जाएगा आगे, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2n प्लस 1 पाई बाई 4 बोल सकते हैं कैसे। n की वैल्यू 1 होगी तो 3 पाई बाई 4 बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो स्मॉल टी क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल, ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा पाई अपॉन 8। ठीक है, तो t कितना कितना आएगा, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t बाई 8, n के लिए 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3t बाई 8, उसके बाद 5t बाई 8, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो ये वो टाइम है जिस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी हाफ हाफ हो जाएगी। लास्ट इसमें पूछा गया है, इफ़ ए रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। तो यदि रजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, यदि यहाँ पे हमने रजिस्टेंस लगा दिया तो कितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, पता लगाना है। तो कितनी एनर्जी निकल जाएगी, जितनी एनर्जी इसके पास थी, जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी किस में निकल जाएगी, हीट की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर था कौन सा 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 और डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को समझना क्या है इसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 12 था अपना, क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो और देख लेते हैं क्या है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। हाँ, एक कोयल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, इंडक्टेंस दे रखा है कोयल का 0.5 हेनरी, एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, और इसका रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है 100 ओम, इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो एक तो पोटेंशियल तो दे रखा है अपन को, ई आरएमएस की वैल्यू दे रखी है 240 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से अपन ने इनको कनेक्ट किया है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, करंट तो अपन सीधे निकाल सकते हैं, क्या होगी आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट अपॉन जेड, ये होगा मैक्सिमम करंट। तो ई नॉट कितना होगा, ई आर एम एस दे रखा है तो √2 इंटू 240, ये तो हो जाएगा ई नॉट, और जेड क्या हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस भी आर एल सर्किट है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का हो स्क्वायर हो जाएगा। तो आई नॉट कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करो √2 इंटू 240 हो जाएगा, डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना होगा 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल का मतलब 2 पाई एफ कितना है 50 और एल कितना है 0.5 इसका स्क्वायर। ये अपने पास में आई नॉट की वैल्यू निकल के आएगी। मैं इसका आंसर बता दूं क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अपने पास में 1.82 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेशन है वो कर लेना, इसका आंसर आएगा 1.82 एम्पियर। ठीक है, अब अपन से ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, ये जो पूछा गया है ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट और देखो पूछा गया है। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टाइम लेग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। आरएल सर्किट है तो इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल और करंट दोनों अलग अलग फेज में रहेंगे। आगे कौन रहेगा, एल है तो आगे पोटेंशियल रहेगा तो करंट इससे पीछे रहेगी। तो करंट कितने टाइम से पीछे रहेगी वो अपन को निकालना है। तो टाइम लैग निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना, टाइम लैग निकालने का फॉर्मूला होता है 5/ω सीधा। ठीक है, चाहे किसी का भी टाइम लैग निकालो 5/ω होता है। तो पहले तो अपन फाई निकालते हैं कितना होगा, तो फाई निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है tan फाई। ओमेगा तो अपन यहाँ से निकाल चुके हैं, ओमेगा क्या होता है भी, ओमेगा तो अपन सीधा निकाल लेंगे क्या होगा 2 पाई एफ
तो ओमेगा तो पता चल जाएगा। फाई देखो क्या होगा, टेन फाई क्या होगा, एक्सएल अपॉन आर, ऐसा ही होगा। एक्सएल कितना होगा 2 पाई एफ, एफ कितना है 50, ठीक है, और एल कितना है 0.5 और आर कितना है 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 50 इंटू 2 100, 100 से 100 कैंसिल, पाई इंटू 0.5 यानी कि 3.14 का हाफ 1.57, ठीक है। तो फाई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा tan इनवर्स 1.57। इसको जब आगे सोल्व करेंगे, tan इनवर्स tan 60 की वैल्यू होती है √3 1.7, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कम, तो मैं ये मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। तो फाई 57 डिग्री आया, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो 57 इंटू पाई अपॉन 180 क्या हो जाएगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फाई आ गया। अब मुझे टी निकालना है, टाइम लैग, तो टी इक्वल्स टू क्या हो गया, फाई तो कितना हो गया 57 इंटू पाई डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का मतलब 2 पाई एफ कितना 50। ये अपने पास में टाइम लैग निकल के आएगा। तो इसका आंसर जो आना है वो आएगा 3.2 मिली सेकेंड। इसका आंसर जो आएगा वो मैं बता देता हूँ 3.2 मिली सेकेंड, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो इसी से रिलेटेड है, उसको और समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्टेन द आंसर टू ए एंड बी, ए और बी के आंसर बताने हैं। कब, जब कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, इफ़ द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई 240 वोल्ट 10 किलो हर्ट्ज। अब सर्किट जो कनेक्ट हुआ है वो पोटेंशियल तो उतना ही है, लेकिन फ्रिक्वेंसी इसने ले ली 10 किलो हर्ट्ज यानी कि 10,000 हर्ट्ज। तो फिर ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो निकाल लो। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, मैं बता देता हूँ, करना क्या है कर लेना। एक्सएल जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई एफ एल, एफ की जगह कितना आना है 10 किलो हर्ट्ज यानी कि 10,000 आना है। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें इस रजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या बनना है, फॉर्मूला यदि अपन बात करें तो ए में क्या बनेगा आई नोट, आई नोट कितना बन जाएगा √2 इंटू 240, √2 इंटू 240 डिवाइड बाई रूट में 100 का स्क्वायर तो कितना होगा 10⁴ प्लस 2 पाई यानी कि 4 पाई स्क्वायर। एफ कितना होगा, एफ अब यहाँ पे आएगा 10,000 एंड 10⁴, 10⁴ का स्क्वायर कितना होगा 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा। अब देखो 10⁴ में यदि मैं 10⁸ को ऐड भी करूँगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। ऑलमोस्ट जीरो होगा तो इस कंडीशन में करंट का जो आंसर आना है आई नोट, वो मैं आंसर बताता हूँ क्या आएगा, कैलकुलेशन कर लेना। इसमें क्या है 1.08 यानी कि मैं बोल दूंगा 0.0108 एम्पियर, इतनी कम करंट आएगी। क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होते ही एक्सएल की वैल्यू जो वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो एक्सएल बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए करंट की वैल्यू बहुत कम हो गई। इम्पीडेंस बढ़ गया, इम्पीडेंस बढ़ते ही करंट की वैल्यू कम हो गई। फर्स्ट, सेकंड ये बताना था कि टाइम लैग कितना हो जाएगा, तो टाइम लैग निकालने के लिए वही अपन एक्सएल अपॉन आर करेंगे। तो वही अपन बोलेंगे पहले तो टाइम लैग निकालने के लिए पहले tan फाई निकालेंगे, तो tan फाई क्या होगा वही एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल कितना है 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ की वैल्यू वही कितनी 10,000 हर्ट्ज, तो 10⁴ और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू अपने पास में 0.5 यानी कि 1/2 अपॉन आर, आर कितना है, आर की वैल्यू दे रखी है 100, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो फाई की वैल्यू कितनी आनी है, यदि मैं tan फाई निकालूंगा तो tan फाई कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हुआ, ठीक है, 100 बचा 100 यानी कि यहाँ 100 बचा 100 पाई, तो फाई की वैल्यू आई tan फाई आएगा 100 पाई जो बहुत ज़्यादा है। अरे 100 पाई बहुत ज़्यादा है भाई, तो 100 पाई बहुत ज़्यादा है तो फाई की वैल्यू भी इसमें बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो फाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि टाइम की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा आनी है। देखो फाई की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, फाई की वैल्यू इसमें अंदर आएगी नियरली इक्वल टू π/2 रेडियन, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब tan फाई अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिट हो गया, तो फाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा π/2। फाई पता चल गया, ओमेगा अपन को पता ही है, ओमेगा की वैल्यू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आनी है कि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ होगा तो ओमेगा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आना है, तो टाइम की वैल्यू बहुत कम आएगी, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी वो मैं बता देता हूँ, इसमें भी निकाल के कुछ बताया नहीं गया टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, बस इतना ही बोला गया कि टाइम बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही पूछा गया था
हैंस एक्सप्लेन स्टेटमेंट दैट एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्टर इन सर्किट अमाउंट्स टू ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों है? क्योंकि जब हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी तो एक्सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसलिए सर्किट जो है वो एज ए ओपन सर्किट काम करने लग जाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन ए डीसी सर्किट आफ्टर द स्टडी स्टेट? तो स्टडी स्टेट के बाद में डीसी सर्किट में क्या होता है, इंडक्टर कोई काम नहीं करता, क्योंकि डीसी सर्किट में एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। तो डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो एक्सेल भी जीरो होता है, यानी कि एज ए कंडक्टर वो डीसी सर्किट में इंडक्टर जो है वो काम करने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14, तो ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही है। शायद आज क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हो गए, थोड़े भारी वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े करके कल और नए क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।